अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सप्रेसो। एक चमचमाती सुबह के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा वीकेंड आपने गुजारा होगा। मंडे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मंडे मेरा खास दिन है। मंडे में बहुत जोश होता हूं सारे हफ्ते के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वीकेंड स्टॉप कर देता है, आपको रोक देता है किसी तरह से। और फिर मंडे से एक बार फिर आगाज होता है। हम वीकेंड पे स्टार्ट होते हैं, मेरा ख्याल है, मेरे जैसे जो लोग हैं। लेकिन मेरा स्टार्ट मंडे से होता है। उम्मीद है आपका स्टार्ट भी अच्छा हो रहा होगा और अच्छे तरीके से होगा। लेकिन वीकेंड खास था पैंथर्स के लिए। चैंपियंस कप की बात करें तो चैंपियंस कप में जो पैंथर्स हैं उन्होंने फतह समेट ली है। एक रस्मी कार्रवाई साबित हुई है ये फाइनल जो था, और उसमें चैंपियंस ने अपना लोहा मनवाया है। कप जीतकर वो घर लाए हैं। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पैंथर्स ने मार्कोस को 123 रन का हदफ 18 ओवर में ही पूरा कर लिया है, और अब्दुल वाहिद बंगलजई ने सबसे ज्यादा 41 रन की इनिंग्स खेली। जी हाँ, उमर सदीक की बात करें तो 19 और रिजवान महमूद ने 16 रन बनाए हैं। मार्कोर्स के मोहम्मद इमरान और आकिफ जावेद की दो विकेटें रायगा चली गईं, और इससे पहले मार्कोर्स की पूरी टीम 122 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान ने 46 और हसीबुल्लाह ने सिर्फ 27 रन ही बनाए, और पैंथर्स की जानिब से मोहम्मद हसनैन और अरफात मनहास से तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और कह लें कि भाई हमारी तरह पैंथर्स का भी जो वीकेंड है वो बड़ा अच्छा गुजरा, और ये सारी जो हाइलाइट्स हैं मैच की वो हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ कि क्या हुआ और किस तरह से फाइनली ये जो चैंपियंस कप था ये ख़त्म हो गया है। जो फादर टीम के उस्मान खान है उन्होंने टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर और बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज़ हासिल किया, जबकि मोहम्मद हसनैन ने बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और ये जनाब मैच की सारी सूरत हाल थी इस सब में। और वीकेंड में आप शायद भूल गए होंगे कि जो 30 सितंबर तक का टाइम दिया हुआ था FBR की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा कराने का, वो बिल्कुल नहीं भूलना। और ये सारी रिवायती जो खबरें हैं और रिवायती अपडेट्स हैं ये तो चलती रहती हैं। एक बड़ी हार्ट वार्मिंग सी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे कल देखी, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी हो। जो भारतीय गुलकार हैं दिलजीत दोसांझ, उनके एक कॉन्सर्ट की वीडियो थी वो। और हम दिखाते हैं सबसे पहले विजुअल्स अपने नाज़रीन को, और विजुअल्स चल रहे हैं साथ साथ। और ये मैनचेस्टर में उनका एक कॉन्सर्ट था, इसके दौरान उन्होंने एक पाकिस्तानी जो फैन है उसको गिफ्ट दिया। उसके बाद उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया जिस पर हुजूम ने उन्हें खूब दाद दी। तो क्यों ना पहले हम वो मैसेज सुनवाते हैं फिर वापस आते हैं। आपने देखा है ना, वीकेंड बन गया। इतना खूबसूरत पैगाम एक भारतीय गुलकार की जानिब से, और उसका ये कहना कि माँ बोली जो वो बोलते हैं, बोली जिसमें गाने गाते हैं, सबके दिलों को लुभाते हैं, कहीं पर भी वो बोलते हो वो उनका हिस्सा हैं और उनसे वो प्यार करते हैं, चाहे वो उनके अपने वतन से हो, अपने देश से हो या किसी और देश से। वो पाकिस्तानी जानते नहीं थे कि वो एक पाकिस्तानी को तोहफा पेश कर रहे हैं, लेकिन जो ही उनको पता चला उन्होंने अपने सब फैंस को एक यकजहती का पैगाम दिया कि पाकिस्तान हो या भारत, सबके दिल एक साथ धड़कते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सरहदें लोगों को तकसीम नहीं कर सकती, कि तो पॉलिटिशियंस की बनाई हुई सरहदें हैं, लेकिन जहाँ माँ बोली बोली जाती है वो सब एक ही होते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा पैगाम उन्होंने वीकेंड पे दिया। तो जनाब ये अच्छा साज हमने आज के शो का कर लिया है। जो सियासी महाजर आई है वो भी बड़ी हुई थी। हर तरह की अपडेट्स जो है ना वो हमारे पास बहुत सारी है। सियासी मंजरनामे पर नजर डाल देते हैं बड़ी खबर में। चल जी, हुकूमत पार्लियामेंट में एक्टिव है। तहरीक इंसाफ सड़कों पर एक्टिव दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा किया है, और फिर रावलपिंडी में जलसे की कॉल के बाद कैंसिल करके एहतजाजी मुजाहरा का फैसला कर लिया है, जिसमें हफ्ते के रोज रावलपिंडी की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रहीं। और वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एक बड़े काफिले की कमान संभाले रावलपिंडी का रुख करते दिखाई दिए, और लाहौर जलसे की तरह रावलपिंडी में एहतजाजी मकाम तक ना पहुंच सके, मगर लाहौर जलसे की तरह एक और बयान बाद में जारी भी कर दिया, इनकलाब लाने का कह दिया। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है।
तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। एहतजाजी मुजाहिरों तक तो बात ठीक है, मगर दोनों सूबों का इस तरह से आमने सामने और केपी का वफाक के साथ टकराव अच्छा नहीं है। दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर कहा कि ऐसे बयानात के हक में नहीं जो दो सूबों को आपस में लड़ाए। अली अमीन गंडापुर का बयान उनके मनसब के शान निशान नहीं। हुकूमत को तंगनजरी नहीं दिखानी चाहिए, जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के खिलाफ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शान निशान नहीं है। एक तरफ मौलाना पार्लियामेंट को जाली कहते हैं और फरमाते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती, और फिर कहा कि अदलिया में इस्लाहात लाएं और पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI फे एक मुसवदा बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इस पर इत्तफाक राय हो जाए। जमीयत उलमा ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम हजार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफी है। ताहम हमने एक बात की है कि हम पार्लिमानी किरदार भी जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए, ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का जरिया न। और उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने बड़ा दावा कर दिया है। कहते हैं कि कानून साजी के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, जब चाहे तरमीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में हमारा साथ देंगे। जितनी भी पार्लियामेंट में पार्टीज हैं उन सब लोगों के मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। जब सारी तजावीज़ पे इत्तफाक होगा और जब वो क्लब करेंगे तो एक मुत्तफ़िका मसवदे के लिए ही कोशिश चल रही है, जिसमें सब अग्री करें और हम चीज़ों को आगे लेके जाएं। पीपल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं चाहती, हमें सिस्टम बेहतर करना है। हमें ये नहीं चाहिए कि जी किसी शख्स को क्या फ़ायदा देना है या किसी शख्स को कोई नुकसान देना है। तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। मौलाना साहब अपना फैसला खुद करेंगे। हमें ख्वाहिश है और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब जो है वो आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। तो जी पर्सन स्पेसिफिक तरमीम नहीं होनी चाहिए, तरमीम होगी भी और नंबर भी पूरे हैं। शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे थे। पूरा ये मंजरनामा हमने आपके सामने रखा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो सूरत हाल बनती हुई हम देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ की अगर सबसे पहले बात कर ले तो एहतजाज आपने देखा होगा। तहरीक इंसाफ की आपको क्या लगता है ये जो एहतजाजी हिकमत अमली है और जवाब में जो हुकूमत की कह ले हुकूमत अमली है, वो दुरुस्त है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ स्ट्रीट्स पे भी रेलेवेंट रहना चाहती है, और इसलिए उन्होंने जो अवामी मुहिम का आगाज किया है वो मुल्क गिर उसको बनाना चाहते हैं। अब हुकूमत अगर उनको एक जलसा अलाउ कर दे तो शायद इतनी उनको स्पेस ना मिले, लेकिन जब आप कंटेनर लगाते हैं और कुछ ऐसे इकदाम करते हैं कि जिसके जरिए वो एक पूरा माहौल बन जाता है तहरीक का, तो वो जो विजुअल्स हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग हैं। और दूसरी जानिब जो वजीर आला केपी के उनके जो बयानात हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना है। तो तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए। एक मौका था जब मियाँ नवाज शरीफ वजीर आला थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म थे, तो मोहतरमा लाहौर एयरपोर्ट गई हैं और मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हें रिसीव करने से इनकार किया। वो उस वक्त के अली अमीन गंडापुर थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तंजीम अलहदा रखी और हुकूमती ओहदे अलहदा रखे। तो अब तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो पार्टी सियासत के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की कैपेसिटी और तरह की है, वो मामलात को ख़राब कर सकते हैं, तो वो पार्टी तंजीम के लिए एक और सियासी शख्सियत को आगे लाएं और हुकूमती मामलात के लिए अली अमीन गंडापुर को करें। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात मौक़िफ़ लिया वो बड़ा दुरुस्त है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन ये जो निकलाब एक गोली आप फायर करेंगे 3 गोलियाँ फायर होंगी,
तो ये गोलियां किसके खिलाफ होंगी? दोनों तरफ पुलिस वाले, वो KPK के हों या पंजाब के हों, उन्होंने रियासत की वर्दी पहनी है, तो मामलात को आगे लेके जाना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान बेहतरीन शख्सियत हैं, और सदर का जो इस वक्त आईनी होता है आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को इंगेज करके सियासी तनाव में कमी की जा सकती है। और उसका ये भी है कि आप जो इस वक्त आईनी तरमीम है मसलन, तो उसके अंदर बहुत सारी तरमीम है कि जो अच्छी भी है, जिस तरह आईनी अदालत है, और उसमें मुझे मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी कोई एतराज नहीं। एतराज है तो पर्सन स्पेसिफिक जो तरमीम है उन पे है, और वो वैलिड एतराज है। तो एक कंसेंसस डेवलप करके सियासी तनाव को कम किया जा सकता है मौलाना फजल रहमान के जरिए, और क्योंकि मुल्क को आगे लेके जाना है, और इंतशार नफरत और जो पोलराइजेशन है इसको कम करना है। उसको कम करना अवलीन इस वक्त कौमी मुफाद भी है और सियासी ज़रूरत भी है। अच्छा ताहिर मलिक साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने बताया KP के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से शायान शान नहीं है उनके बयान, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन करते हैं। आपको क्या लगता है किस इनकलाब की वो बात कर रहे हैं? देखिए, इनकलाब ऐसे तो नहीं आता कि बीच में उठ के अचानक बल्ला का रात को उसको प्यास लगी हो या कोई सूरत हो कि इनकलाब आ रहा है। इस तरह तो भाई सैलाब भी नहीं आता। सैलाब का भी एक तरीका कार है, मॉनसून है, क्लाइमेट चेंज है। तो इनकलाब एक साइंटिफिक अमल है, वो विसाल है यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। दुनिया में 200 मुल्क हैं, 5-6 मुल्कों में इनकलाब आया। वो जी चीन में आ गया, यहाँ क्यों नहीं आया? बांग्लादेश में लोग निकल आए, यहाँ क्यों नहीं आए? ईरान में आया। भाई वो सोशल कंडीशन डिफरेंट हैं, कौम डिफरेंट हैं। आप अपना देखें कि हमारे यहाँ क्या इनकलाब आना है। यहाँ पे तो फिलहाल मैं नहीं समझता कि हमारी सोसाइटी में एक अवेकनिंग है, इंतशार है, अवेयरनेस है, लेकिन अभी हम इज्तमाई शऊर की उस मंजिल तक नहीं पहुंचे कि जिसके बाद वो इज्तमाई शऊर इज्तमाई अमल में ढल सके। अभी तक लोग तकसीम हैं। अभी भी किसी मजहबी शख्सियत को बुलाएंगे और वो टॉप ट्रेंड बन जाएगा, जिस तरह गवर्नमेंट का इरादा है। और लोग इनकलाब जो है वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बाहर आते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में पाकिस्तान के लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बाहर नहीं आते। वो जो है उसके नारे मुख्तलिफ हैं। तो तहरीके पाकिस्तान से लेके अब तक जो मूवमेंट चली है उसके अंदर लोगों को जज्बाती नारे लगा के बाहर लाया गया है। तो इस तरह इनकलाब जो नहीं आते, ये इसके ऊपर आपसे किसी दिन और दिन बात कर लेंगे। सही है। अच्छा ताहिर मलिक साहब, ये जो स्ट्रेटजी अब अपनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो एहतजाज की स्ट्रेटजी है, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अब सियासी तौर पर क्या तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरीके से आपने कहा कि वो स्ट्रीट्स में भी अपनी पावर शो करना चाह रही है, तो इससे इनको फ़ायदा होगा या मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से उन्हें अपनी हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील करनी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल टीम को आगे लगाना चाहिए, और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर उनके बहुत से अरकान हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। तो पार्लियामेंट का एक फोरम है कि जहाँ वो पार्लियामेंट कैफेटेरिया से लेके और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो एक ज़बरदस्त एक एहतजाज चारों सूबों में और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट जो वफाकी पार्लियामेंट है उसके अंदर कौमी असम्बली है, उसके बाहर ये कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे इनकी वीकनेस नज़र आ रही है कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ एग्जाइल में चले गए या जेल में थे, लेकिन उन्होंने बार्स को मुतहरिक किया कि अगर आपने बेंच से रिलीफ लेना है तो बार्स को मुतहरिक करते हैं, और मुतहरिक करने के ज़राए हैं, उसमें पैसा भी लगता है, ताल्लुकात भी काउंट होते हैं, और सेमिनार्स कराए जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और सूबाई और फिर वफाकी सतह पे कुछ ऐसे करने पड़ते हैं कन्वेंशन वकला के। तो वकला के अंदर उस तरह PTI इन रोड्स नहीं बना सकी। जिस तरह आपको याद होगा उस वक्त आसमा जहांगीर से वाबस्ता आजम नज़ीर तारड़ थे, और उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसके इमरान खान साहब के दौर में चलाई थी। तो इनका जो लॉयर्स विंग है उसके अंदर वकला हैं, नौजवान हैं, लेकिन वो बार को उस तरह सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, मुतहरिक नहीं कर सके जिस तरह नून लीग ने
भरपूर कैश किया है इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट में और बाहर, ये वो उनका एक वीक एरिया मुझे दिखाई देता है। तो ताहिर साहब, हम ये मुतहरिक होने की बात ही कर रहे हैं, तो हमें पीटीआई सिर्फ एक ही सूबे में मुतहरिक नजर आती है, उसकी क़यादत एक ही सूबे में नजर आती है, ना पंजाब में कुछ नजर आता है, ना सिंध में कुछ नजर आता है, कहीं और कुछ नजर नहीं आता। केपी की जानिब से क़यादत का इजहार किया जाता है, क्या सिलसिला है ये? गैर मुतहरिक और गैर फाल क्यों नजर आती है बाकी मुल्क में? देखिए, इसमें दो पहलू, एक तो ये कि केपीके के अंदर उनके पास गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट यह है तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें बजाय कंटेनर पे खड़े होके लफ्जी गोला बारी करने के बजाय उनके पास रेलिवेंट फोरम है, वो एक मुज़ाकरात करने की पोजीशन में है, ताकतवर लोगों से, मुक़तदरा से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, उनकी ना चाहते हुए भी बहुत सारे फोरम्स हैं जहां मुलाकातें होती हैं। वो एपेक्स कमेटी हो, नेशनल फाइनेंस कमीशन हो, वो वसाइल की तकसीम हो, तो वहाँ एक वो वर्किंग रिलेशनशिप के जरिए अपनी पार्टी के हक में राह हमवार कर सकते हैं। उन्हें वहाँ काम करने की जरूरत है। जहाँ तक पार्टी का डायलेमा है, पार्टी के अंदर दो ग्रुप हैं, एक केपीके से ताल्लुक रखने वाला ग्रुप है वो, और जो पंजाब से है, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आता है। और तीसरे वो लोग हैं कि जो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया स्टार्स तो हैं, लेकिन उनके पास कोई सियासी अप्रोच, यानी उनका स्वैग है कि वो यूं चलते हैं, यूं सिगरेट पीते हैं, वो ये होता है, लेकिन एक सियासी अप्रोच जो आपको चाहिए कि इस बालू गली से आप बाहर कैसे निकलेंगे। और पार्टी का ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो शख्सियत परस्ती पे बेस करता है, तो शख्सियत परस्ती का एक बुत है, उसके ऊपर आप उसकी पूजा करते रहेंगे, फिर भी आपको एक सियासी हिकमत अमली की और सियासी तदब्बर की जरूरत है। वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अच्छा एक उन्होंने फैसला किया कि सलमान अकरम राजा और बेस्ट बैरिस्टर गौर मौजूद तरीन लोग हैं, लेकिन उनको पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस का सामना है। वो रेजिस्टेंस का सामना क्यों है, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ये दोनों लोग लेफ्ट के हैं जबकि पार्टी सेंटर राइट की है। बैरिस्टर गौर हो या सलमान अकरम राजा हो, ये लेफ्ट के ओरिएंटेशन के लोग हैं, तो पार्टी का कारकुन हो या पार्टी का बुनियादी नजरिया, इन लोगों को इन्होंने इतनी बड़ी क़यादत पूरी पार्टी की ने दे दी है, एक सदर है, एक जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन पार्टी जो है वो सेंटर राइट है, वो रियासत मदीना की बात करती है, वो नेशनलिज्म की बात करती है, वो उसका बयानिया ही डिफरेंट है। तो ये एक तजाद हमें नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहिर मलिक साहब, हम देख रहे हैं एक जानिब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है, एहतजाजी जो हिकमत अमली है वो अपना ली है। हम देखें जमात इस्लामी ने भी एक डेडलाइन दी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब जो दीगर इत्तेहादी हैं, MQM भी कुछ ना कुछ रंग दिखा रहे हैं अपने, तो गवर्नमेंट को अक्टूबर वैसे कहा तो जा रहा था कि भारी होगा गवर्नमेंट के लिए, तो आपको लगता है कि अक्टूबर का महीना जो है गवर्नमेंट को थोड़ा टफ रहेगा या फिर ये भी गुजर जाएगा आसानी से और ऐसे कोई मामलात जो हैं आगे चल के मुश्किलात वाले नहीं आ रहे गवर्नमेंट के लिए? मैं समझता हूँ कि देखिए, तहरीक इंसाफ की इस हद तक कामयाबी है कि अपोजिशन की स्पेस उन्होंने कामयाबी ऑक्यूपाई की हुई है। जमात इस्लामी, MQM इररिलेवेंट हो गई हैं। और दूसरी जो बात है कि इस दौरान जो सियासी हिकमत अमली से मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्पेस काबू की है, हमें उसको अप्रिशिएट करना होगा। तीसरी जो बात है, ये जो निज़ाम है, इसके अंदर गवर्नमेंट जब IMF भी आपको पैसे देता है तो बड़ी डीप जाके किसी मुल्क की स्टडी करते हैं और उनकी तरफ से ये सपोर्ट है, तो 2-3 साल यानी ये सेटअप ये रहेगा। हाँ, ये है कि लचक इसमें होती है, कोई क्राइसिस ऐसे आते हैं कि जो तहरीक इंसाफ से बात करने में मजबूर करते हैं। फिलहाल तो ये है कि जो IMF की किस्त रिलीज होना और जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म हैं, उनसे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे इस हाइब्रिड मॉडल में हर तरह से जिस सतह पे जाके वो अपीजमेंट कर रहे हैं ना, वो उन्होंने तो रिकॉर्ड मात कर दिया। तारीख में जितने भी हुक्मरान आए हैं, वो वजीर आज़म आए हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लिए, मोहम्मद खान जुनेजो से लेके इमरान खान तक। लेकिन जो शहबाज शरीफ मॉडल है वो टोटली डिफरेंट मॉडल है। उस मॉडल में अगर आपको कोई सलूट करता है तो आप जवाबी सलूट करते हैं, तो ये मॉडल तो हमने पाकिस्तान में देखा ही नहीं कभी। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल से
ताहिर मलिक से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है, दूसरी जानिब मौलाना क्या कह रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, आपके लिए आगे बहुत कुछ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो ज़रा आप कुछ बात कर लेते हैं। अली का भी फेवरेट गेम है और जिसको बादशाहों का खेल भी कहा जाता है, चेस। जनाब, इसकी हम बात करें, इस खेल में महारत और तजुर्बा तो ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ जो आपका हरीफ है ना, उसको शिकस्त देने के लिए जो चाल की महारत है और हरीफ के खेल को वक्त से पहले समझने के लिए जो आपके अंदर सलाहियतें हैं ना, वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, जिसके लिए आपको बड़ा पुरसुकून सा दिमाग और पुरजोश जो आपके अज़ाइम है ना, आपको शार्प भी बड़ा होना पड़ता है, इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ बात टैलेंट की हो तो भाई वहाँ पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं, और एक्सप्रेसो में हम कैसे पीछे रह सकते हैं कि कोई कंपटीशन हो और कुछ पाकिस्तान ने नाम जो है रोशन किया हो, हमारे प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम, और हम उन्हें बुलाएं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज भी आपकी मुलाकात करवाते हैं चेस के मैदान से। खुशखबरी है जी, जहां बुदापेस्ट हंगरी में मुनाकिद होने वाली 45वीं वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान को। और हमारे खिलाड़ी आज जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात कराते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते चलें, पाकिस्तान की 12 साल चेस प्लेयर आयत आसमी ने विमेन कैंडिडेट मास्टर अवार्ड और मोमिन फैजान ने मेंस कैंडिडेट मास्टर अवार्ड अपने नाम किया है। वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में 190 ममालिक में चेस प्लेयर्स ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी भी खूब रही। और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। आमिर करीम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं चेस फेडरेशन के, इसके साथ साथ मोहम्मद सलीम साहब हैं हमारे साथ, मेंस टीम कैप्टन हैं, जबकि इसके साथ आयत आसमी खुद चेस प्लेयर हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के आने का। कैसा लग रहा है ओलंपियाड में हिस्सा लेने के बाद? आप बेहतर फील कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी बहुत अच्छे तरीके से हुई और ब्रॉन्ज मेडल भी हमने जीता है। आयत, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हाउ ओल्ड आर यू? आप 12 साल, मतलब ये तो मैंने अभी खुद ही बता दिया कि आप 12 साल की। जब 12 साल की हैं, बहुत छोटी हैं, तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस गेम के अंदर, और किस तरह से आपको क्या कहें कि आपको इंस्पिरेशन मिली? आप इसको देखती थी या फिर आप कभी खेल रही थी और आपने रियलाइज़ किया कि मैं तो बहुत अच्छा खेलती हूँ, तो मुझे तो भाई इसके अंदर कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? चेस को मैंने पहली दफ़ा अपने खाला के घर देखा था और मुझे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी थी, तो मैंने अपने अम्मा और अब्बा से पूछा था कि ये क्या होता है। उन्होंने मुझे फिर मेरी बर्थडे पे ला कर चेस बोर्ड दिया, उन्होंने मुझे सिखाई मूव्स, और फिर मुझे बहुत एक अच्छी गेम लगी थी, तो मैंने फिर इसको अपना पैशन ले लिया। तो प्रोफेशनली आपने कहीं से सीखा या फिर खुद ही आपने खेलते खेलते ही बस सीख ली चेस? नहीं, मेरे फर्स्ट कोच सर जाहिद थे, वो मेरी खाला ने उनको ढूंढ के बुलाया था घर पे, तो उनसे मैंने प्रोफेशनली सीखना शुरू की थी। बिल्कुल ठीक। तो ये सलीम साहब आप बताइएगा कि क्या आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेला? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मैं मेन टीम का कैप्टन भी था, और मेन टीम ने बहुत खूब जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई इस इवेंट के अंदर, और मेन टीम ने अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भी विन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये कहना था कि ये नोहा कब तक चलता है, अपने हरीफ को निशाना बनाया जा रहा था। आपने भी ना देखा कि जब भी मौका मिलता है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको जब भी मौका मिलता है उससे फ़ायदा उठाते हैं। अभी अपने गेस्ट की तरफ वापस जाते हैं। सलीम साहब, आप बता रहे थे कैसी कारकर्दगी रही इस बार? जी, मैं कारकर्दगी से पहले जो हमारी चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जून में नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया था इस्लामाबाद में, जिसमें मेन और वुमेन दोनों कैटेगरीज़ के मुकाबला हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स ने शिरकत की, और जिसमें से जो टॉप 5 प्लेयर्स मेन साइड से और वुमेन साइड से जिन्होंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए, और फिर टीम क्वालिफाई होकर फिर हम बुडापेस्ट हंगरी टीम ने ट्रैवल किया। तो जिसमें मेन टीम की जो कारकर्दगी थी एज़ वेल एज़ वुमेन टीम की जो परफॉर्मेंस थी इस इवेंट के अंदर, वो बहुत ही शानदार थी। सो मेन कैटेगरी में भी हमने एक कैंडिडेट मास्टर का इंटरनेशनल फर्स्ट टाइटल होता है वो हमने विन किया है, और इसी तरह आयत आसमी की जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस बेस ये टाइटल अवार्ड किया जाता है, जिसमें आयत आसमी ने भी वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल विन किया। और ओवरऑल जो मेन टीम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही शानदार थी, और अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने विन किया। सो पूरे ये पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए, चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक
एक अच्छा एक आप कह सकते हैं कि इसको experience हमारा था। एक्सपीरियंस था। हमारे प्लेयर्स यंग और सीनियर प्लेयर्स की एक कंबाइंड टीम हमारी अच्छा। जो इसमें बनी थी, तो उसमें टीम ने बहुत खूब सही है। परफॉर्म किया। सही है। आमिर करीम साहब, आप चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं और इस ओलंपियाड में आपने भी एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट भी किया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और माशाल्लाह से जो ब्रॉन्ज मेडल हम जीत कर आए हैं वो आपने पहना भी हुआ है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि भाई इस तरीके से अब चेस को भी प्रमोट किया जा रहा है और इस तरह के जो ओलंपियाड्स हैं उनमें शिरकत की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। तो बताइएगा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हमने ब्रॉन्ज लिया और इससे पहले भी पाकिस्तान ने कुछ मेडल्स विन किए हैं पास में भी ओलंपियाड्स में, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आई हैं प्लेयर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हम ब्रॉन्ज लेने में कामयाब हुए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान की चेस के हवाले से मैं थोड़ा सा एज ए जनरल सेक्रेटरी आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब चेस के मैदान में तो काफ़ी बेहतर एक्सेल कर रहा है। नई यूथ आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, और हमने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपको पता ही है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा आगे एक्सेल कर चुकी हैं। इस ओलंपियाड को भी उन्होंने विन किया। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे भी इस दुनिया के जितने बड़े कंपटीशन है उसमें, चेस के कंपटीशन में दुनिया का मुकाबला कर सकें। इसमें एक बड़ा प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया था वो प्राइम मिनिस्टर्स का प्रोग्राम था, माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव था, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बल्कि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम है चेस इन स्कूल्स का, चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली कोई 10,000 स्कूलों को हमने टारगेट करना है इसमें कुछ गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ और कुछ प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के साथ। एंड आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया पर्सनस, जितना मीडिया के वो भी इसमें हमारी सपोर्ट करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम मज़ीद यंगस्टर्स को टारगेट कर सकें। और अच्छा आयत, आप ये बताइएगा, अभी जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान में इसकी तरवीज के लिए कुछ कोशिशें करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई नया प्लेयर आप ही की तरह इस शतरंज के खेल को खेलना चाहे तो वो इसको कैसे इसमें एक्सेल कर सकता है? क्योंकि मैं खुद बहुत खेलता हूँ चेस, और मुझे इसलिए क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे साथ मुझे मुकाबला करके हराया करते थे। अब मैं उनको हराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं बिगिनर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी चेस गेम इम्प्रूव करनी है तो मुझे क्या करना होगा? किसी को भी अपनी गेम इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब कि डिफरेंट चेस के ऐप्स हैं जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों के साथ खेलते हो और आप लर्न करते हो, तो ऐसे हर बंदा इम्प्रूव कर सकता है। सही है जी। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया की जो टीम है उससे गोल्ड मेडल हासिल किया और इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी थे, जिस तरह से भी आमिर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि नेबरिंग कंट्रीज में बहुत प्रमोट किया जा रहा है इस गेम को, तो पाकिस्तान में भी आपको शतरंज का कुछ वैसा ही टैलेंट और जुनून जो है वो नज़र आया? जी देखिए, हमने फरवरी में एक प्रोग्राम, जैसे आमिर भाई ने बताया है कि हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट चेस इन स्कूल्स प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव किया था प्रोग्राम। अच्छा। जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से हमारे इंस्टीट्यूट जो है उसमें इंगेज हो रहे हैं। उसमें से हमने चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट प्रोग्राम्स, मैचेस, टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया, डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें नए प्रोग्राम, नए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी से ही हमारा जो नया टैलेंट है वो हम उसको फाइंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिछले 2 सालों से जब से चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हनीफ कुरैशी साहब की सुपरविजन में फेडरेशन ने अपना ये हमने फेडरेशन को लिया है, उसके बाद से मोर देन 20 इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो आयत आसमी ने लास्ट ईयर वर्ल्ड स्कूल्स चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया और उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जिसमें 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी। सो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एक आयत के क्रेडिट में एक इवेंट जो टाइटल है वो जाता है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक और खुशखबरी, पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी आसिम खान ने करियर का पहला PSA वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में होने वाले इवेंट के फाइनल में आसिम खान ने टॉप सीड इंग्लैंड के निक वॉल को 3-1 से शिकस्त दी है और कौमी खिलाड़ी ने पहली गेम 14-12 से गंवाई, लेकिन उसके बाद शानदार कमबैक किया और अगले 3 गेम्स में 12-10, 11-5 और 11-6 से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया।
टूर्नामेंट की जो मजमूई इनामी रकम है उसका भी जरा जिक्र कर लेते हैं। $28,750 थी और फतह के साथ साथ आसिम खान को 500 रैंकिंग पॉइंट्स भी मिले हैं। और जी एक और अच्छी खबर थी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। इसके साथ साथ जरा बात कर लेते हैं अब मौसमियाती तब्दीलियों की। अली, मौसमियाती तब्दीलियां सिर्फ हम इंसानों को इफेक्ट नहीं करती बल्कि जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनकी ज़िंदगियों को, उनके रहन सहन को भी मुतासिर करती हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए लाहौर की, तो बहुत सारी जो परिंदों की इकसाम हैं वो मादूम हो चुकी हैं लाहौर में। कुछ आसिफ महमूद ने इस हवाले से कोई एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखते हैं। माहौलियाती आलूदगी, दरख्तों की कमी और शहरी आबादियों के फैलाव के बायस मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है जबकि सर्दियाँ सुकड़ रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर की फिजाओं में चहचहाने वाले परिंदे भी हमसे रूठ गए हैं। अब बुलबुल, तोते और नीलकंठ की जगह सिर्फ कौवे और चीले दिखाई देती हैं। 250 के करीब स्पीशीज़ मैं अगर लाहौर की एग्जांपल दूं तो उस डिक्लाइन होकर 70 या 80 रह गई होंगी या मैक्सिमम 100 रह गई होंगी अगर सारे साल का डेटा भी हम लें, माइग्रेटरी और रेजिडेंट सारे बर्ड्स की स्टडी कर लें। और उसकी वजह ये है कि हमने एक तो उनका हैबिटेट या मस्कन चेंज किया कि हमने जो नेटिव प्लांट्स को रिमूव कर दिया या प्रमोट नहीं किया। और आलमोस्ट मुझे पता है कि 65% फ्लोरा जो है वो एग्जॉटिक्स में है, जो कभी भी परिंदे वो पसंद नहीं करते, ना उनका बीज खाते हैं, ना उनके ऊपर घोंसला बनाते हैं। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती थी। हम बहुत बड़ी बड़ी शिकारगाहें हमारे लाहौर के सराउंडिंग में थी जहाँ पे परिंदे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आते थे। और अगर पुराने लोगों से पूछें तो वहाँ पे बहुत शिकार मौजूद था। खुली फिजाओं में जिंदगी गुजारने वाले जानवरों और परिंदों के अलावा चिड़ियाघरों और पार्कों में रखे गए जानवरों और परिंदों पर मौसमियाती तब्दीलियों के गहरे असरात नजर आते हैं। सप्लीमेंटेशन उनको मैक्सिमम जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उसको ज़रूर देखते हैं, लेकिन यस जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट जो है वो बर्ड्स पे, एनिमल्स पे होता ज़रूर है। हमारी आँखों में जिस तरह से चुभन है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो यही सारी उन्हीं जानवरों और परिंदों के अंदर भी इसी तरह से आंखें भी इसी तरह से उनकी ख़राब होने का और सांस के मसाइल भी डेवलप होने का उनके अंदर ख़दशा फिर बहुत बढ़ जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस खित्ते में हाथी और डायनासोर्स की मौजूदगी के भी आसार मिले हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इन समेत सैकड़ों जानवर और परिंदे मादूम हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, डस्ट पोल्यूशन को कम करें, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करें, हम इस तरह प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करें। हम इस तरह के स्टेप्स लेके मैं समझता हूँ कि हम अपना हिस्सा उसमें डाल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में हम 5वें नंबर पर हैं। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों को मुकम्मल तौर पर रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और आलूदगी पर काबू पाने समेत दीगर इक़दामात से क्लाइमेट चेंज के असरात को कम से कम ज़रूर किया जा सकता है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आसिफ महमूद की ज़बरदस्त ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तगय्युर की बात की जा रही है पूरी दुनिया में की जा रही है और हमारे वज़ीर आज़म भी अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान इसके पर बात कर चुके हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इसको माइक्रो लेवल पर करें, अपने घरों की हद तक करें। हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद जानवर हैं हम देखते हैं कि हम उनका ख्याल नहीं रख पाते। पुराने ज़माने में याद है ना आपको कि घरों के बाहर ख़ास तौर पर पानी के लिए जगह बनाई जाती थी जहाँ परिंदे आकर पानी पिया करते थे, उनकी खुराक के लिए बंदोबस्त किया जाता था और खुशहाली यूं नजर आती थी। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसा माहौल पैदा करें जहां पर जानवर भी हमारे साथ इस दुनिया का हिस्सा रह सकें। वो जितनी जल्दी से मादूम हो रहे हैं हमारे लिए भी खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर फूड चेन मुतासर होगी तो हम भी मुतासर होंगे। ब्रेक के बाद आएंगे मजीद चीज़ों के ऊपर। हम क्रिकेट डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। जिस तरह से आगाज में ही हमने जी जिक्र किया था, पैंथर्स ने फाइनल में मार्कोर्स को 5 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। चैंपियंस वनडे कप की हम बात करें, क्या क्राउड था अली, आप देख रहे थे मैच, क्या क्राउड था, हाउसफुल बिल्कुल। और देखें ऐसे बहुत से इवेंट्स हमें उसकी ज़रूरत है। हाँ। चैंपियंस कप हमने देखा कि उसमें भी क्राउड ने अपने शौक का इजहार किया। वो देखना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को, अपने प्लेयर्स को, खुद ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं मैदानों के अंदर, ताकि इन मैदानों
मैदानों को फिर से आबाद किया जा सके जो बहुत अरसे से वीरान थे। हाँ, ऐसा ही। अभी हम देखते हैं PSL होता है, अब चैंपियंस कप हो रहा है, इससे पहले हम एक ट्रॉफी भी देखते हैं, कायद आज़म ट्रॉफी होती है। बहुत से लोग देखने के लिए आते हैं और देखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें ये मौका फराहम करना। और वीकेंड भी था, इसलिए भी जरा सब लोग पहुंच गए जी। ये पहला चैंपियंस वनडे कप जीत लिया पैंथर्स ने। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पैंथर्स ने मारफोर्स का जो 123 रन का हदफ था 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद बंगलजई ने सबसे ज्यादा 41 रन की इनिंग्स खेली और उमर सिद्दीक की बात करें तो उन्होंने 19 और रिजवान महमूद ने 16 रन बनाए। मारफोर्स के मोहम्मद इमरान और आकिफ जावेद की जो थी वो 2-2 विकेटें रायगा चली गई। और इससे पहले अगर मारफोर्स की बात करें तो पूरी टीम 122 रन पर ढेर हो गई थी। बिल्कुल, और फखर जमान ने 40 रन बनाए, हसीबुल्ला ने सिर्फ 27 रन बनाए। पैंथर्स की जानिब से मोहम्मद हसनैन और अरफात मिन्हास ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और फातिह टीम के उस्मान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर और बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए, जबकि मोहम्मद हसनैन ने बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम किया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जो हैं मोहम्मद यूसुफ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। PCB के मुताबिक वो बोर्ड्स में दीगर जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। साबिक क्रिकेटर ने एक्स पर जारी पैगाम में ये भी कहा है कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर सिलेक्शन कमेटी से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और खिलाड़ियों के जज्बे और टैलेंट पर उनको पूरा यकीन है। ग्रीन शर्ट्स के लिए वो दुआ करेंगे और PCB ने मोहम्मद यूसुफ को मार्च 2024 में सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया था। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जी हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स तजिया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, काफी सारी खबरें तो आप लोगों ने बता दी। हाँ, अब जरा तज्जिया हम आपसे लेंगे ना इन सारी खबरों पे क्रिकेट की। सबसे पहले तो जरा चैंपियंस वनडे कप खत्म हो गया है जी, पैंथर्स ने ट्रॉफी अपना नाम कर लिया है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से जो कल चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने जीत कर नाम बनाया अपना? एक वन साइडेड मैच हुआ और मार्कोस की बैटिंग नाकाम रही और फखर ने 46 किए, नहीं तो इतना गेम के लिए करना मुश्किल हो जाता। तो एक जो फाइनल का मजा आता है वो किरकिरा रह गया। और आपने अभी जिस तरह क्राउड की बात की तो वाकई क्राउड बहुत आया था और पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो रमजान में क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं कराची में या लाहौर में, तो वहाँ जितनी कैपेसिटी होती है पूरे ग्राउंड फुल होते हैं, सब भरे होते हैं लोग। हालांकि उसमें कोई गैर मारूफ क्रिकेटर भी खेल रहे होते हैं, यहाँ तो फिर भी बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे। लेकिन जब से टेस्ट स्क्वाड वाले प्लेयर्स को दस्तबरदार कराया गया, थोड़ा सा इवेंट का रंग फीका पड़ गया था। मगर फिर भी चले ग्राउंड हमारे आबाद रहे और ये जरूरी है क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे यहाँ होने वाली है, कुछ महीनों ही दूर है अब। तो उससे पहले इस तरह के इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो होने चाहिए। क्रिकेटिंग लिहाज से क्या फायदा हुआ ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि वो कोई इतना फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 7 तारीख को हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ और हमारे सारे प्लेयर जो हैं वो वनडे खेल रहे थे टूर्नामेंट ये तो। और वो भी गिलेस्पी को आकर ऑस्ट्रेलिया से बताना पड़ा कि भाई कोई इंजर्ड ना हो जाए तो जरा इनको रेस्ट करा दे। तो फिर इसके बाद कुछ प्लेयर्स को जो टेस्ट स्क्वाड वाले थे उसको बाहर बिठाया। सभी शाहीन इंजर्ड हुए हैं इवेंट के दौरान। तो इस तरह की चीजें देखने में आई। फिर नया टैलेंट की अगर हम बात करें तो हमें कोई ऐसा नया लड़का नजर नहीं आया कि जो हम कह सकें कि यार ये इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त है। मोहम्मद हसनैन काफी अरसे से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। कामरान गुलाम ने भी पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में कायद आज़म ट्रॉफी में भी स्कोर किया हुआ था। तो ये एक चीज थोड़ी एक है कि मकसद ये था कि इस टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा, लेकिन जो पहले खेलते चले आ रहे हैं वही प्लेयर सामने आए, क्योंकि हर स्क्वाड में 6-7 ऐसे लड़के भी थे जो गैर मारूफ थे। तो उनमें से कोई भी ऐसा उभर कर नहीं आया जिसको हम कह सकें यार ये टूर्नामेंट की दरियाफ्त है। ओके, फिर भी टूर्नामेंट हुआ, अच्छी बात है। पूल पहले भी खाली था, अब भी खाली दिखाई दे रहा है। सलीम साहब बताइएगा कि शादाब खान के पास क्या जादू है कि कभी PSL की उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान मार लेती है और अब चैंपियंस कप में पैंथर्स ने मैदान मार लिया है, ट्रॉफी अपने नाम की है। तो शादाब के पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो कामयाबियां समेटते चले जा रहे हैं? शादाब के पास सुसर है। उनके सुसर जो है वो इस टीम के मेंटोर थे और जब सुसर मेंटोर हो तो फिर दामाद को आसानी हो जाती है कि जो डिसीजन में अपने मर्जी के प्लेयर्स खिलाएं। देखें उसामा बिल्कुल पीछे रहे टूर्नामेंट में। लेकिन इससे हटकर जो अगर क्रिकेटिंग में बात करूं, शादाब एक बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है और PSL में आपने देखा होगा वो लड़का ऐसे है कि वो जान लड़ाता है, वो चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर चीज में। बदकिस्मती से कुछ अरसे से उनकी फॉर्म उनसे रूठ गई, जिसकी वजह से लोग उनको थोड़ा चिढ़ने लगे कि यार ये क्या है, ऐसे खेल रहा है वैसे खेल रहा है। लेकिन प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं वाइट बॉल के लिए।
बहुत अच्छे प्लेयर है, सब उनको ये मशवरे देते रहते हैं कि यार थोड़ी रेड बॉल क्रिकेट खेलो ताकि फिर लंबे स्पेल्स कर सको। वो सुनते नहीं है इस बात को, इसलिए बॉलिंग में वो पीछे चले गए। फिर बैटिंग की वजह से खेल रहे थे, बैटिंग भी थोड़ा उनकी पीछे आई तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। लेकिन एज अ टीम मैन, एज अ कैप्टन वो प्लेयर अच्छा है। थोड़ा अगर अपने क्रिकेट को और सीरियस लें तो और आगे आ सकते हैं। जो ये कप है, इस हवाले से जो हम नताइज हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर पाए हैं या नहीं? सलीम साहब बताइएगा। बताया जा रहा था कि इस टूर्नामेंट से कोशिश ये की जाएगी कि एक ऐसा पूल तैयार किया जाएगा जिसके ज़रिए जो कौमी टीम है उसमें इंडक्शन की जा सकेगी और वहाँ पर टैलेंट उभार कर सामने लाया जा सकेगा। क्या आपको लगता है कि ये मकसद पूरा हो सका है? बदकिस्मती से नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मुझे क्या आप भी अगर देखें तो आपको भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि बहुत गैर मामूली सलाहियतों के हामिल नए प्लेयर सामने आए हैं। जो पुराने प्लेयर्स खेलते चले आ रहे हैं वही हैं। जैसे हसनैन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन देखने की बात यह है कि एक टूर्नामेंट से कैसे आप ये तवक्को कर सकते हैं जब आपका टैलेंट पूल 3-4 साल में सामने बिल्कुल नहीं आया। एक टूर्नामेंट से एक्सपेक्टेशंस लगाना भी आप सही कह रहे हैं, गलत है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स सदस्य का। वेलकम बैक। हिना, आपने देखा है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है आजकल नौजवानों में, हार्ट अटैक की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए अपने इर्द गिर्द के लोगों में, आप भी देखिए अपने इर्द गिर्द के लोगों में, आपको पता चलेगा नौजवान जिन पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इतनी छोटी सी उम्र में भी उनको हार्ट अटैक आ सकते हैं, उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अभी एक जानने वाले की बेटी की शादी थी, उनको हार्ट अटैक आ गया एक दिन पहले। और अफसोसनाक चीज़ है कि हम अपने दिल का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, और दिल एक बहुत अहमियत का हामिल एक मसल है हमारे दिल में, हमारे जिस्म में। तो मेरा ख्याल है कि इसकी अहमियत के हवाले से ये आज एक दिन मनाया जा रहा है, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को भी बताते हैं। पाकिस्तान समेत जी दुनिया भर में दिल के अमराज से मुतालिक जो शऊर है पैदा करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में स्पेसिफिकली दिल की जो बीमारी है उससे मुतालिक मुकम्मल आगाही और उनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना होता है। और आलमी इदारा सेहत की एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में होने वाली जो अमवात है उसमें सबसे बड़ी वजह दिल के आर्जे हैं। और हर साल अगर बात की जाए तो करोड़ों लोग दिल की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो दिल के आर्जे का जो मसला है बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा गंभीर है, और लाखों लोग बुनियादी तौर पर अमराज़ कल्ब या इससे पैदा होने वाली जो पेचीदगी हैं उसकी वजह से लुक़मा अजल बनते हैं। दिल की बीमारियों से होने वाली जो 80% डेथ्स हैं वो महज इस वजह से हैं कि आपका जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं, लाकर उनको रोका जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दिल के अमराज लाहक क्यों हो रहे हैं? इन अमराज से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? दिल के अमराज की वजह क्या बनती है और इसकी ऐसी कौन सी अलामत होती है जिससे मालूम हो सकता है कि कोई भी इंसान दिल के मसले से दो चार हो सकता है? और कौन कौन सी चीज़ें दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं? आज ये भी जानेंगे कि दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और उसका इलाज क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास गेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जुनैद ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नौजवानों में ये शराब एक अलार्मिंग हद तक बढ़ती चली जा रही है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट और सोर टॉपिक है। मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स करके तो पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। 2023 में जो स्टैट्स आई थी तो ग्लोबल बर्डन 684 था। आपने कहा कि पाकिस्तान में ज़्यादा, एग्जैक्टली यही बात है। 684 एज एडजस्टेड इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो कि 1 लाख लोगों में 684 लोगों को दिल की बीमारी ग्लोबली हो रही है। पाकिस्तान में ये 950 है, सिर्फ पाकिस्तान में अगर देखें। इसी तरह डेथ रेट भी इसी हिसाब से है, तो तकरीबन 257 है जो डेथ रेट पर 1 लाख, मतलब एज, और पाकिस्तान में वो 357 है, तो बढ़ रही है। ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई कि यंग एज में, यूथ में हमारे ये जो भी बीमारियां हम देखते हैं उसका पैराडाइम अब यूथ की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जनरली तो वही हैं जो कि हर दिल की बीमारी का सबब बनते हैं। उनमें मॉडिफाइबल हैं, नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल तो खैर उस पर हम बात नहीं करते, जो कि जेंडर है, एज है, वो उसके साथ हो। मॉडिफाइबल पर बात करते हैं कि वो क्या हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जो हम बेहतर करके अपने आप को दिल की बीमारी से बचा सकते हैं या उसमें बेहतरी ला सकते हैं। वो क्या क्या हैं? स्मोकिंग सबसे पहले, स्मोकिंग के बाद सिटिंग के बारे में कहा जाता है सिटिंग इज़ नेक्स्ट टू स्मोकिंग। देखिए हमारी यूथ में प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रहा है, हम लोग मोबाइल
एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। जिसके पास कोई थोड़ा सा भी टाइम है वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के बजाय वो मोबाइल पे सोशल मीडिया पे अपना टाइम गुजार रहा है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स, जंक फूड्स का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है डाइट में। लोगों को अल्लाह भला करे, ये इन सर्विसेज का जो घर पे खाना प्रोवाइड कर देते हैं अब तो मतलब कि इट्स जस्ट SMS अवे, और आपको पहले जाना पड़ता था कुछ रहने, अब आपके घर पे ही सारा कुछ डिलीवर हो जाता है। ये एक और प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। बाकी वो रिस्क फैक्टर्स जो जनरल दिल की बीमारियों की वजह, फॉर एग्जांपल किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो तो हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक है, या किसी का वैसे ही कोलेस्ट्रॉल फेमिलियल बढ़ा हुआ है। बाकी यूथ में एक चीज़ और जो हम देख रहे हैं वो एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, मतलब कि मीडिया उसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, ये सारी एजिटेशन, ये सारी चीज़ें मिल मिला के, वेपिंग आजकल एक न्यू एडिशन आ गया, ये चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं सारी बीमारी का पैटर्न यूथ एज की तरफ। तो डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम देखें कि हेल्दी हार्ट के लिए एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है, मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें अपेरेंटली यही बताया गया कि एक्सेस ऑफ जिम जो है वो कॉज ऑफ डेथ हुआ और इसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ एट अ वेरी यंग एज। तो क्या एग्जैक्टली ऐसा हो भी सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ठीक कर दूं। एक्सेस स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों में कॉज ऑफ डेथ बन सकती है जिनको जेनेटिकली या बर्थ को ऐसी बीमारी हो। जनरली ये इस तरह नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी, मैं सुनने वालों को ये मशवरा दूंगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी जो डुएबल हो, जो सस्टेनेबल हो। अब आप अगर एक्टिविटी शुरू करें, एक दिन आप 4 किलोमीटर दौड़ के तो बाकी 2 दिन अपने गोडे गिट्टे पकड़ कर बैठे रहें, वो मुनासिब नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी करें। हम जो मैस लेवल पे जो मैसेज देते हैं वो ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटी जिससे आप गर्मी या मौसम की वजह से नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपको स्वेटिंग शुरू हो जाए, वो सफिशेंट है। जनरली ये है कि 7 दिन नहीं वॉक कर सकते, आप कर सकते तो 6 दिन कर लें, 6 दिन नहीं तो 5 दिन कर लें। 5 दिन में आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालते हैं, 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर आप वॉक कर लेते हैं फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स, तो वो आपके हार्ट के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये औरतों में शरह क्यों है कम और मर्दों को ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं? देखें, ये जो मैंने पहले कहा ना कि ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अल्लाह ताला ने हर जेंडर के साथ कुछ अच्छाइयाँ रखी हुई हैं, किसी के साथ पॉजिटिव्स हैं। अब ये भी तो देखें ना, अल्लाह पाक उनको दूसरी तरफ से कॉम्पनसेट भी तो कर रहे हैं, उनको और भी बड़े मसले मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जनरली हार्मोनल और डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी फर्क पड़ सकता है। मेल्स का एक्सपोजर ज़्यादा है, मेल्स ने चीज़ों को लुक आफ्टर सोसाइटी में ज़्यादा करना होता है, उनकी पब्लिक डीलिंग्स, अर्निंग, ये सारे मामलात हैं। लेकिन इसमें हार्ट रेट का कितना इशू है? क्योंकि हम देखते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज में होते हैं उनकी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है, और दूसरी जानिब हम ख़वातीन को भी देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे लाइफ साइकिल में से गुजरती हैं जिसमें हार्ट पुश्ड होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो उनकी ज़िंदगी में प्रोसीजर मेरा ख्याल है वो 2-3 बार उसको एक्सपीरियंस करती है, जो महीनों के लिए होता है। तो इस वजह से भी शायद उनको सपोर्ट होती होगी। जी हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि हार्मोन्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। जो मेल्स के हार्मोन्स हैं वो उनमें टेंडेंसी होती है कि थोड़ी सी एथेरोस्क्लेरोसिस या खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने का अमल जो है उसको प्रीपोन कर देते हैं, ज़रा एक्सेलरेट कर देते हैं। फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी जो रिस्क अदरवाइज एक मेल को है उतना ही फीमेल को है। अगर कोई फीमेल भी मोटी ओबीस है, वॉक नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसमें भी रिस्क वैसे ही रहेगा। वो थोड़ा सा जो एडेड नेचर की तरफ से बेनिफिट है वो उसको खत्म हो जाएगा अगर ये रिस्क फैक्टर्स में मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट 30 सेकंड्स है, मैं चाहूँगी ज़रा इसको कंक्लूड कर दें कि कौन कौन से ऐसी चेंजेस हैं जो अपने लाइफस्टाइल में लाकर हम अपना हार्ट जो है हेल्दी रख सकते हैं, इंक्लूडिंग डाइट। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, स्मोकिंग छोड़ दें, वेपिंग छोड़ दें। अगर आप बैठने की आदत में है तो वॉक करें। अगर डायबिटीज़ है, अल्लाह ना करे हो गई है, तो उसको अच्छा कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर है तो उसको अच्छा कंट्रोल करें। अपने कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, अपनी भी अपने बच्चों को भी स्क्रीनिंग करवाएं। जंक फूड से अवॉइड करें और फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब कि जैसे मैंने पहले ही बताया, डाइट के हवाले से ये है कि एक डैश डाइट प्लान है, वो हर जगह पे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। डैश डाइट को फॉलो करें,
इसमें वेजिटेबल ज़्यादा हैं, फ्रूट्स ज़्यादा हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा है, नमक कम है, नमक कम होगा ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर कम होगा, स्वीट्स, शुगर्स, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले भी हमने आपको शुक्रिया अदा किया यहाँ आने के लिए, और अब जाते हुए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक सदका जारिया ही कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ डॉक्टर साहब ने बताया है इसी बात अदा करनी पड़ती है जब आप क्लिनिक्स पे जाते हैं। तो ज़रूर इसको खातिर में रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने दिल का ख्याल रखिएगा। जी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। आजकल इंटरनेट का दौर है, नए दौर के साथ साथ नए और ऑनलाइन बिजनेसेस के मौके सामने आ रहे हैं। ऐसे हैं मौके, एक आम इंसान सोचता है कि उसे कौन सा काम करना है, कौन सा ऑनलाइन काम सीखना है जिससे वो घर बैठे बाइज्जत रोजगार कमा सके। क्या उसे अमेजोन में सीखना चाहिए काम, शॉपिफाई करना चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, चैट जीपीटी सीखना चाहिए, या एआई में महारत हासिल करनी चाहिए? वो आने वाले दौर के साथ कंपीट कैसे कर सकता है? ऐसे में आपकी रहनुमाई के लिए एक्सप्रेसो में हमने मदऊ किया है आईटी एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा को, जिन्हें ऑनलाइन बिजनेसेस और एआई पर महारत हासिल है। कंवल माई इम्पैक्ट मीटर की बानी हैं और सीईओ हैं, और वो मुल्क भर की नई नस्ल को एआई की तरफ राग़िब करने में एक मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कंवल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कंवल, जिस तरह से अभी अली ने बात की है कि इंटरनेट चल रहा है और हर कोई चाहता ज़रूर है कि भाई हम ऑनलाइन काम करें और घर बैठकर पैसे कमाएं, बट जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट कैसे लिया जाए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो इस हवाले से ज़रा बताइए। सबसे पहले तो ये कि उनकी बेस लाइन क्या है। अगर तो बेस लाइन कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं और उनका एक फेयरली स्ट्रॉन्ग ग्रिप है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो फिर जो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस चीज़ें जैसे कि आपने बात की एआई हो गई या ब्लॉकचेन हो गया, जो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे पे मोर। अगर आप उसका फ्रीलांसिंग में भी काम लेते हैं, आउटसोर्स भी आपका काम होता है, लेट्स से आप किसी और मुल्क में भी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के मौके हैं, रिमोट वर्क, नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग बट यू कैन एक्चुअली गेट अ जॉब जो कि आपकी किसी रिमोट जॉब हो, किसी और दुबई में हो या यूएस में हो, कनाडा में हो, तो उसमें दैट कैन पे रियली वेल। अच्छा, अगर आपकी बेसलाइन कंप्यूटर साइंस नहीं है मगर आपको थोड़ी बहुत महारत हासिल है या थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल हैं कंप्यूटर्स के साथ एक्सेट्रा, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़े बहुत आपको क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इस टाइप की चीज़ की तरफ आ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी स्कोप है। It obviously doesn't pay as well as AI and these technologies, मगर it's still fairly good. अच्छा, अगर आप जो है वो अच्छा लिखते हैं या आप उस तरह से क्रिएटिव हैं कि आप सोशल मीडिया में बेहतर हैं, तो फिर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं एसईओ में, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट। ये थोड़े दीज आर ईजियर, ये बहुत आसान वाले हैं कि अगर आपने मैट्रिक या एफएससी भी किया हुआ है और आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है और आपका थोड़ा बहुत ग्रिप है कंप्यूटर पे, तो देन आप ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इससे भी पीछे आ जाते हैं, अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आप कंटेंट फिर बना सकते हैं, और कंटेंट बना के आप अपना यूट्यूब चैनल, ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बहुत जल्दी आपका जो, क्योंकि हम एक अटेंशन इकोनॉमी में रहते हैं, और अटेंशन इकोनॉमी का मतलब ये है कि देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उसमें अपने चैनल के लिए या अपने कंटेंट के लिए लोगों की अटेंशन ग्रैब करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मगर अगर आप में वो महारत है तो फिर आप वहाँ पे कर सकते हैं। और आप ये बताइएगा, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है हमारे पास, हम देखते हैं कि उसमें से फिगर आउट आपने करना ही है कि किस तरह से इसको आगे लेके बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया हुकूमत की जानिब से इंतजाम की जा रहे हैं, अभी हमने पिछले दिनों देखा फायरवॉल लगाने की तरफ गए और जिन लोगों के रोज़गार थे घरों में, वो फाके बैठे रहे और रोते रहे कि हमें इतने तरह का नुकसान हो गया, इतने अरब का हमें नुकसान हो गया, इतने। आपको क्या लगता है, ये लोग जो यहाँ बैठे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप इनको भी रेकमेंड करेंगे कि कुछ ऐसी इकोनॉमीज में चले जाएं, कुछ ऐसे इंतजामिया की ज़ेर सरपरस्ती चल जाएं जहां पर आपको एटलीस्ट स्पीड तो ठीक मिले? देखिए, ये जो अभी कुछ अर्सा पहले जो इंसिडेंट हुआ था, अल्लाह करे कि इस तरह की ये वन ऑफ हो और इस तरह की चीज़ रिपीट ना हो, बिकॉज इंटरनेट जो है वो अब बेसिक ह्यूमन राइट बन चुका है, ठीक है। और इंटरनेट से आप, इंटरनेट बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का ऑलमोस्ट, इसमें बहुत सारे आपको कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रह गया, इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट एनी मोर, उसकी वजह से लोगों के रोजगार हैं, जैसे कि आपने कहा। तो होपफुली वो वन टाइम इंसिडेंट था, होपफुली अब इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं होगी।
और हुकूमत को इंश्योर करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स किए भी हैं जिसमें लोगों की डिजी स्किल्स प्रोग्राम है, लोगों की ट्रेनिंग की है, बहुत सारे ऐसे फंड्स निकाले हैं जो कि लोगों को अपनी कोई आईटी की कंपनी स्टार्ट करने के लिए, इग्नाइट एक बहुत बड़ा फंड है जो कि स्टार्टअप्स को कर रहा है, फिर नैफ्टेक और बहुत सारे इस तरह के फंड्स हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो इंटरनेट ऑब्वियसली जो रूट काइंड ऑफ बैकबोन फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये सारा कुछ बिल्ड हो रहा है। तो इस वजह से जो है मेरे ये ख्याल में कि अब की इकोनॉमी इतनी डिफरेंट हो गई है, मतलब दुनिया इतनी बदल गई है, और स्पेशली कोविड की वजह से एक्सेलरेट हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप अगर आईटी की फील्ड में हैं तो आप पूरी दुनिया में एम्प्लॉयबल हैं। ये ऐसा पहले कभी भी नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था पहले कि ये अब ऐसी इकोनॉमी आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर, सॉरी हुकूमत के लिए देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो रोजगार वो अपने नौजवानों को, हमारे तो डेमोग्राफिक एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, इतने यंग लोग हैं हमारे, और हुकूमत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी भी नहीं पड़ रही कि उनको रोजगार दे। अगर उनको स्किल दे दे, बिल्कुल वो दुनिया में कहीं पे भी रोजगार ले, कहीं पर भी तलाश कर लेंगे, और उनके वो डॉलर्स कमाएं जो कि मतलब रिमिटेंसेस में पाकिस्तान आए। तो आईटी एक्सपोर्ट इनकम जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए। तो कमल क्या कहेंगी, इसको इनकॉर्पोरेट किस तरह से किया जाए बच्चों की तालीम में? क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसी जमाने में सिर्फ अंग्रेजी सीखने से बहुत से रास्ते खुल जाया करते थे, सिर्फ अंग्रेजी काफी था जानने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है ये नाकाफी हो चुका हुआ है। अंग्रेजी एक ऐसी जबान बन गई शायद इस मीडियम के जरिए भी कि लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। लोग पहले जो आधी अधूरी बोलते थे वो पूरी बोलना शुरू हो गए, लेकिन कुछ आईटी की ऐसी महारतें या आप समझ लें एक हुनर या स्किल ऐसे हैं जो अगर आपने डेवलप नहीं किए तो आप पीछे रह जाएंगे। कौन सी क्लास, कौन सी जमात ऐसी है जहां पर आपको ये शुरू करवा देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि अब इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लेके आखिर तक। आईटी जो है वो अब गुड टू हैव नहीं है या सब्जेक्ट नहीं रहा। अगर आप, चले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब जैज़ कैश क्या है? एक टेलको कंपनी थी ना, एक टेलको प्रोवाइडर था, एक टेक्नोलॉजी की कंपनी थी जो कि अब एक बैंक भी बन गया। बैंक तो अपना एक अलग से इंडस्ट्री थी, मगर ये बैंक भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह की मैं आपको 100 एग्जांपल्स दे सकती हूँ। ऊबर क्या है? सबसे बड़ी दुनिया की टैक्सी कंपनी है, मगर इट्स अ टेक कंपनी। एयरबीएनबी इज द लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन द वर्ल्ड, इट्स अ टेक कंपनी। हर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सीप इन एवरी सिंगल सेक्टर। टेक कंपनीज, और अगर वो कंपनीज जो ट्रेडिशनल वो काम करती हैं जैसे बैंक्स हैं या वो अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगी वो खत्म हो जाएंगी, वो डिसरप्ट हो जाएंगी, वो रहेंगी ही नहीं। मीडिया में भी यही होगा, एग्रीकल्चर में भी यही होगा, रिटेल में भी यही होगा, रियल एस्टेट में भी यही होगा, हर चीज में। अब देखिए ये ज़मीन.com क्या है, इट्स टेकिंग ओवर द पार्क व्हील्स क्या है। ठीक है, तो लेकिन जानने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अब हर बंदे को समझ में आ गया कि भाई आईटी में नहीं कुछ जाना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या जानिए, जानना क्या चाहिए, आगे किस तरह से बढ़ें? चलें ठीक है, बच्चों को तो हमने बुनियादी तालीम दे दी, वो शायद हमारे पास अभी है गैजेट्स चलाने की हद तक, लेकिन इससे कमाया कैसे जाए? देखिए सबसे पहले तो ये कि अब इस वक्त, पहले था सब कुछ आईपी हो गया था, सब कुछ कनेक्ट हो गया, वर्चुअलाइजेशन आई, फिर क्लाउड आ गया। अब जो दौर आ रहा है ना वो इंटेलिजेंस का दौर है। एआई जो है वो हर चीज को चेंज कर देगी, एआई हर चीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी। अभी अगर आप अपना देख लीजिएगा या मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम वो 10 दिनों में करते थे, अब वो चैट जीपीटी की मदद से और एआई टूल्स की मदद से वो 10 मिनट में हो जाता है काम, घंटे में हो जाता है 10 दिनों का काम। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह एआई को बहुत होलिस्टिक तरीके से अडॉप्ट करने की जरूरत है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की जरूरत है कि किस तरह एआई के थ्रू जो है वो लोग अपनी किसी भी, आप चाहे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, एआई के थ्रू हर चीज स्ट्रीमलाइन हो सकती है प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू। अच्छा, इन दी एंड मैं चाहूँगी ज़रा बताइए, बहुत सारी ख़वातीन एजुकेटेड भी हैं और घर पे बैठी हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती और उन्हें चाहिए क्विकली, वो ये जानना चाहती हैं कि हम कैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। मेरे पास मोबाइल है या लैपटॉप है, तो मुझे क्या कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो करने पड़ेंगे या मुझे कुछ ऐसा सीखना चाहिए? हाउ आई कैन मतलब अर्न ऑनलाइन, मैं कैसे कमा सकती हूँ? देखिए ख़वातीन के लिए जो कि बिल्कुल बहुत टेक सेवी नहीं होंगी, मगर थोड़ा बहुत उन्हें इंटरनेट यूज़ करना आता है, सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, बहुत सारी ऐसी जगह चीज़ें हैं जो
वो एफिलिएट मार्केटिंग है। आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स उठाएं, सिर्फ उसके रिव्यूज लिख दें, हाँ। ठीक है, और वहां से भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट चीज़ों के रिव्यूज़ कर दें, अमेज़ॉन पे जाके चीज़ों के रिव्यूज़ देना शुरू कर दें, वहाँ से आपकी कमाई हो सकती है। फिर मतलब इस कमल, तरह इसके हवाले से आपने जो भी हमें इस वक्त मालूमात दी हैं वो हमारे लिए बड़ी वैल्यूबल है। थैंक यू फॉर कमिंग हमारे शो में आने के लिए और हमारे नाजरीन को बताने के लिए कि इस वक्त कितना ज़रूरी है कि आप छोटे से छोटे बच्चे में ये तालीम उसको देना शुरू कर दें। ये उसी तरह से जिस तरह से ज़बानों की तालीम आप किसी ज़माने में दिया करते थे, अब IT की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। उसमें कमल जैसे हमारे जो सरकर्दा मुजाहिदीन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे इसके मुतालिक अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। जी हाँ, अभी ब्रेक लेते हैं, कुछ देर में वापस।